ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। ॐ नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुशुक्रशनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः। कुछ भी आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना किया करते हैं। एक प्रार्थना के साथ आज के सत्र का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्। तो मेष और नव ग्रहों की स्तुति के साथ, उनकी प्रार्थना के साथ हम इस कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं। हमारा दिन शुभ हो, हमारे लिए सभी ग्रह अनुकूल रहे, इस प्रार्थना के साथ आज का विषय आरंभ करता हूँ। iClass दिल्ली रूरल चैप्टर में ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस दोनों तरह से संचालित की जाती हैं। ऑनलाइन क्लासेस का समय शनिवार को शाम को 6 बजे से 8:40 तक लगभग रहता है। शनिवार को 3 पीरियड 50-50 मिनट के। आवाज कम है क्या जी? आवाज Welcome to MC Music World. आवाज ठीक है जी? Bluetooth mode. हाँ अभी ठीक है सर, बीच में गड़बड़ हो रही है आवाज लेके। ओके। तो ऑनलाइन क्लासेस होती है जी शनिवार और रविवार को। तो शनिवार को 6 बजे से लगभग 8:45-9 बजे तक चलती हैं। 3 पीरियड होते हैं 50-50 मिनट के। 5 मिनट का ब्रेक रखने की कोशिश करते हैं, कभी हो पाती कभी नहीं हो पाती। इसी प्रकार संडे को शाम को 6 बजे से लगभग 8 बजे तक क्लासेस रहती हैं, 2 पीरियड रहते हैं। हम पहले जूम इस्तेमाल करते थे, अब MS टीम्स पर ये क्लासेस रहती हैं। ऑफलाइन क्लासेस मानवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 7 रोहिणी में होती हैं। यह रोहिणी ईस्ट मेट्रो स्टेशन रेड लाइन पर दिल्ली में है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। यहाँ 10 बजे से लेकर के 2:10 तक 5 पीरियड लगातार एक ही दिन अलग अलग अध्यापकों द्वारा अलग अलग विषय पढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष प्रवीण में 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5 पीरियड होते हैं। एक सामान्य ज्योतिष, गणित ज्योतिष जिसमें कुंडली आदि बनाना सिखाते हैं, एस्ट्रोनॉमी जिसमें भूगोल के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी जाती है, और 2 पीरियड फलित ज्योतिष के रहते हैं प्रत्येक सप्ताह। तो ये 4 विषय हैं और 5 पीरियड में इसको पूरा करते हैं। भाषा मुख्यतः हमारी हिंदी रहती है, लेकिन परीक्षा के लिए आप हिंदी और इंग्लिश दोनों उपलब्ध हैं, कोई भी भाषा का चुनाव आप कर सकते हैं। 2 सेमेस्टर रहते हैं, प्रवीण 1 और प्रवीण 2। एग्ज़ाम केवल ऑफलाइन होते हैं। आप लोग क्लासेस ऑनलाइन लें या ऑफलाइन, इसके लिए 2 ऑप्शंस है, बट एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होते हैं। और प्रवीण 2 में यानी कि सेकंड सेमेस्टर में जो हमारे विषय रहेंगे, मुहूर्त, वर्ष कुंडली, फलित ज्योतिष, दशा और गोचर। प्रवीण 1 की प्रस्तावित पुस्तकें जब आप एडमिशन लेते हो तो हम आपको उसकी लिस्ट भेज देंगे, जहाँ से लेनी है वो भी भेज देंगे। और एडमिशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए, 10वीं या 12वीं क्लास पास होना चाहिए, एक फोटोग्राफ, एक एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड या ID प्रूफ आवश्यक होगा, और स्कैन्ड सिग्नेचर। ये सभी आप जब आपकी फ़ीस आ जाती है तो फीस के बाद आपको एक लिंक भेजा जाता है, उस लिंक में एक फॉर्म, उस फॉर्म को आप फिलअप करके और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं, आपका एडमिशन हो जाता है। फीस
चैप्टर के ऑफिशियल बैंक अकाउंट में ही भेजी जानी चाहिए। इसकी डिटेल मांगे जाने पर हम आपको आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। और ये सभी जो लिंक है, जो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भी ऑनलाइन सबमिट होते हैं। आईकास रोनी चैप्टर में सभी कोर्सेज के लिए जो फीस है वो 6,000 रुपये फिक्स है। 6,000 रुपये प्रति सेमेस्टर, कोई भी कोर्स हो। एग्जामिनेशन फीस 800 रुपये से 1,500 रुपये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हो सकती है, जो भी होगी बता दी जाएगी। 1,000 रुपये लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस है। जिनके पास है बहुत अच्छा, जिन्हें नहीं है तो उन्हें एक बार तो अवश्य लेनी चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि सभी कोर्सेज की जो एवरेज अगर निकालूं तो लगभग 14,000 रुपये प्रति वर्ष का खर्चा है, जिसको हम 2 हिस्सों में लेते हैं। कुछ आधे के लगभग पैसे पहले ले लेते हैं और आधे 6 महीने के बाद, जब आपके पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं उसके बाद। ज्योतिष मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है यहाँ पर। ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद, 1 वर्ष ज्योतिष प्रवीण, उसके बाद 1 वर्ष ज्योतिष विशारद। दोनों में ही 2-2 सेमेस्टर रहते हैं। हर सेमेस्टर के बाद एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट, और पास होने पर सर्टिफिकेट दिया जाता है। ज्योतिष के साथ साथ आप कुछ कोर्सेज सामने लिखे हुए हैं, कोई भी एक ज्वाइन कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र 2 सेमेस्टर्स का कोर्स है, वास्तु प्रवीण और वास्तु आचार्य। हस्तरेखा 2 सेमेस्टर्स का कोर्स है, हस्तरेखा प्रवीण और हस्तरेखा विशारद। नाड़ी ज्योतिष और नक्षत्र ज्योतिष भी आईकास के ऑफिशियल कोर्सेज हैं, मगर इनमें एडमिशन केवल उन्हें ही दिया जाता है जो लोग ज्योतिष प्रवीण पास कर चुके हैं। ज्योतिष प्रवीण के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त न्यूमरोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, टैरो, ये क्लासेस भी आईकास के ऑफिशियल कोर्सेज ना होते भी हम रोहिणी चैप्टर में ये उपलब्ध कराते हैं। ज्योतिष प्रवीण और ज्योतिष विशारद के बाद रिसर्च क्लासेस के अवसर भी उपलब्ध रहते हैं। हमारे गुरुजन रिसर्च क्लासेस समय समय पर लेते हैं, तो उसकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। उसका जो 1 सेमेस्टर का जो फीस है वो 5,000 रुपये रहती है। हम लोग रोहिणी चैप्टर में भी ऑफलाइन पोस्ट विशारद क्लासेस चलाते हैं, और इस बार उसको हाइब्रिड मोड में चलाने का विचार है। वहीं से वो लाइव चला करेगी। तो जो लोग उसमें एडमिशन लेना चाहें और एलिजिबल हों तो उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर सामने दिया गया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। डेमो क्लासेस तो अब हो चुकी, अन्य बातों की जानकारी के लिए आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। और यहाँ कुछ नंबर दिए हुए हैं। दिनेश अली, अपर्णा शर्मा, किरण बालाजी, लवनीश शर्मा जी, सीपी शर्मा जी, शैलेश मालवीय जी, इनमें से किसी से भी संपर्क करके आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी श्री जयकोरपल जी भी अपना नंबर शेयर कर देंगे, उनसे भी आप बात कर सकते हैं। वो भी हमारी टीम का हिस्सा है। और फीस मैं आपको बता चुका हूँ। हमारे पास एक ही हैंडसेट है जी, बदल बदल के हम पहनते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय में हस्तरेखा शास्त्र में हम यहाँ क्या पढ़ाते हैं उसकी एक ब्रीफ में जानकारी इन्होंने दी। हालांकि प्रेजेंटेशन का अभाव था, लेकिन अब जो हमारी जो नेक्स्ट वक्ता आ रहे हैं श्री जयकोरपल जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन के साथ अपना विषय रखेंगे। ज्योतिष प्रवीण के लिए आज राशियों पर बात करने वाले हैं। श्री जयकोरपल जी कनाडा से ऑनलाइन क्लासेस लिया करते हैं और रोनी चैप्टर के ही स्टूडेंट थे। फैकल्टी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, स्टूडेंट बहुत खुश हैं। और आज आपके समक्ष अपनी बात रखेंगे श्री जयकोरपल जी। धन्यवाद सर, सभी को प्रणाम। जब हनी मैम अभी पामेस्ट्री का पढ़ा रहे थे, मैं तो अपने हाथ की तरफ ही देख रहा था बार बार। आशा करता हूँ कि बाकी सब लोग भी अपने हाथ की तरफ देख रहे थे और कुछ रोचक जानकारी साथ साथ में प्रैक्टिकल कर रहे थे। चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। सर एक बार मेरा अगर स्क्रीन दिख जाए तो आप काइंडली बता दीजिए। ओके, तो सभी को प्रणाम। अपने गुरुओं को नमस्कार करते हुए मैं आज की यात्रा आरंभ करूंगा ज्योतिष पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है राशि के बारे में। और मैंने अब राशि जो होती है उसकी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके बहुत ज़्यादा वर्गीकरण ज्योतिष शास्त्र में किए गए हैं।
तो उसमें से एक वर्गीकरण जो कि तत्वों के आधार पे किया जाता है या पंच महाभूतों के आधार पे किया जाता है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं एक राशि को जानने के लिए, और थोड़ा-सा एक ट्रेलर देने के लिए कि फ्रॉम अ प्रेडिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, एक फलित के दृष्टिकोण से आप राशि को और राशि के तत्वों को कैसे प्रयोग करके आज से ही अपने-अपने चार्ट्स में आप कुछ देखना आरंभ कर सकते हैं। तो उसकी मैंने एक थोड़ी-सी कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कि राशि क्या है? आप सभी ने अपना-अपना हॉरोस्कोप देखा होगा, अपनी-अपनी कुंडली देखी होगी। आपको उसके अंदर जो भी यहाँ पे नॉर्थ इंडिया से जॉइन कर रहे हैं, उनको अपने चार्ट्स के अंदर जो कुंडली का प्रारूप है, जैसे आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हैं, ऐसा दिखता होगा। इसे नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ हॉरोस्कोप कहा जाता है कुंडली का। और यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स लिखे दिखे होंगे अपने-अपने चार्ट्स में। अब ज़रूरी नहीं कि आपका यहाँ पे 1 नंबर ही हो, कइयों के 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर आपके इस बीच के भाव में हो सकता है, जिसे कि लगन की संज्ञा दी जाती है, उसे लगन कहा जाता है। अब बेसिकली जो आपकी कुंडली है, ये एक उस समय का, जिस समय आपका जन्म हुआ था, उस समय अंतरिक्ष में तारामंडल में ग्रहों की क्या स्थिति थी, एक तरह से मान लीजिए कि उसकी एक फ़ोटोग्राफ है। उसकी एक फ़ोटोग्राफ जो एस्ट्रोलॉजर ने कैलकुलेशन के माध्यम से, पंचांग के माध्यम से बनाई, वो बेसिकली आपकी एक कुंडली है। और इस कुंडली में एक-एक भाव जो है, यहाँ पे जो एक नंबर लिखा है, इसको राशि कहा जाता है। अब राशि एक्चुअल में क्या है? इसको आप कह सकते हैं कि जो ब्रह्मांड है आपका, उसमें एक बेल्ट है, कॉन्स्टेलेशंस की या नक्षत्रों की एक बेल्ट है, जहाँ पे आपके जो प्लैनेट्स हैं भ्रमण करते हैं। तो उस बेल्ट का एक छोटा-सा हिस्सा, या जिसे आप कह सकते हैं कि उस कॉस्मिक स्पेस का एक थोड़ा-सा भाग, जहाँ पे ग्रह बार-बार गुज़रते हैं, जितने भी हमारे जो 9 के 9 ग्रह हैं, उस छोटे से हिस्से को राशि कहा जाता है। राशि का हिंदी में मतलब आप मान सकते हैं जमाव, या किसी चीज़ का जमा होना, या एक किसी चीज़ का एनवायरनमेंट कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, उस चीज़ को राशि डिनोट करती है। राशि का काम होता है कि किसी भी प्लैनेट को, किसी भी ग्रह को एक यूनिक एनवायरनमेंट प्रदान करना, ताकि वो अपने रिजल्ट्स का फलीभूत कर सके। हर जो राशि होती है, उसके अंदर विभिन्न नक्षत्र होते हैं, और आप सभी ने अगर आप आज यहाँ की क्लास अटेंड करने आए हैं, तो आई एम श्योर कि आप सबने अपने-अपने चार्ट्स में अपनी राशियाँ, अपने नक्षत्र के बारे में कुछ-कुछ पढ़ा होगा, कुछ-कुछ देखा होगा। तो हर राशि जो होती है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सवा 2 नक्षत्र पाए जाते हैं, और उस नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो एक राशि के अंदर जमा हो जाते हैं। तो एक राशि अपने आप में सवा 2 नक्षत्र के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करती है, और हर राशि का एक प्लैनेटरी लॉर्ड होता है। एक जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में से 7 ग्रहों को एक-एक राशि या एक से ज़्यादा अधिक राशियों की स्वामित्व प्राप्त है, और हर एक राशि आपके चार्ट में एक स्पेसिफिक भावा को भी इंगित करती है। जैसे अगर आप इस कुंडली में यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लगन है, वो मेष राशि का था या 1 नंबर का था। जैसे ही जो सेकंड भाव है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, इसे वृषभ राशि कहा जाता है या टॉरस साइन कहा जाता है। ऐसे हर एक राशि जो है, वो आपके कुंडली के एक भाव के का स्वामित्व प्राप्त करती है, और उस राशि का एक स्वामी ग्रह भी होता है। तो ये बहुत एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन, जब भी आप किसी चार्ट को उठाएँगे, तो ये सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस भाव में कौन-सी राशि बैठी है, और उस राशि का स्वामी ग्रह कौन-सा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए हमारे यजुर्वेद में एक बहुत प्रचलित एक सूत्र आता है, जिसे कहा जाता है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब ये है कि जो भी आपके अपने शरीर में है, वो वही तत्व हैं जो ब्रह्मांड में विराजमान हैं, और ब्रह्मांड में भी वही तत्व हैं जो आपके अपने शरीर में विराजमान हैं, जो कि 5 तत्व। और अब आप सभी ने इन 5 तत्वों के बारे में कभी न कभी किसी न किसी रूप में सुना होगा। और ये 5 तत्व हैं, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, आपः जिसे जल भी कहा जाता है, पृथ्वी तत्व। जितना भी हमारा जो भौतिक संसार है, वो इन 5 तत्वों से बना है, और हमारा जो खुद का शरीर है, ये भी इन 5 तत्वों से बना है। और इन 5 तत्वों के द्वारा ही आप मान लीजिए कि जो इस ब्रह्मांड की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, वो हमारे शरीर में व्याप्त होती हैं। और जो हमारी इंटरेक्शन इस पूरी कॉस्मोस के साथ होती है, वो कहीं न कहीं इन 5 तत्वों के साथ
जुड़ के होती है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो हमारे ऋषि मुनि थे, जब उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की संरचना की, तो उन्होंने हर राशि को एक एक तत्व असाइन किया। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो अग्नि तत्व है, इसकी 3 राशियाँ हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताई गई हैं। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। पृथ्वी तत्व की भी 3 राशियाँ ऐसे बताई गई हैं। वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि। वायु तत्व की 3 राशियाँ बताई गई हैं। मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। और जल तत्व की 3 राशियाँ बताई गई हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। तो जितनी भी आपका 12 राशियाँ हैं, वो इन 4 तत्वों में विभाजित की गई हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि आकाश तत्व कहाँ गया? वो भी एक 5वां तत्व है, वो यहाँ पे किसी राशि में नहीं दिखाई दे रहा। तो आप इसे थोड़ा सोचिए, उस चीज़ को हम अपने प्रेज़ेंटेशन की समाप्ति से पहले मैं कवर करूँगा। इन 5 तत्वों के साथ-साथ अगर आप अपने आस-पास की नेचर को ऑब्ज़र्व करेंगे, प्रकृति को ऑब्ज़र्व करेंगे, तो नेचर के अंदर या प्रकृति के अंदर किसी भी चीज़ की 3 स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो वो चर हो सकती है, मतलब वो मूवेबल होगी, या वो स्थिर होगी या अचर या जिसे फिक्स्ड कह सकते हैं, या वो द्विस्वभाव होगी, वो कभी चलेगी, कभी रुकेगी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो प्रकृति के 3 स्वभाव हैं, चर, अचर और द्विस्वभाव, इन तीनों को यूज़ करके भी राशियों की डिवीज़न की है। और जब भी आप किसी एक राशि को समझने का प्रयास करेंगे, अगर आप उस राशि के तत्व को जान लेते हैं और उस राशि की प्रकृति को जान लेते हैं कि वो चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है, आप काफ़ी हद तक उस राशि के प्रेडिक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके चार्ट में या किसी भी चार्ट में वो राशि क्या फलीभूत कर रही है, उस राशि में बैठा ग्रह क्या फल दे सकता है, आप उसको पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। काफ़ी हद तक आप पकड़ा जा सकता है। वैसे तो राशियों की और भी बहुत सी संज्ञाएँ हैं। उनके मेल-फीमेल कौन-सी राशियाँ होती हैं, और काफ़ी ऐसी संज्ञाएँ हैं राशियों की। उनके कहाँ पे राशि रहती है इस ब्रह्मांड में, वो भी एक अलग संज्ञा है। लेकिन अगर आप तत्व को और अगर आप प्रकृति को पकड़ते हैं, तो काफ़ी हद तक आप एक राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपके चार्ट में वो कैसे ऑपरेट कर रही है, उसको आप समझ पाएँगे। तो चलिए अब हम आगे की स्लाइड्स में एक-एक तत्व को समझते हैं और उसके अनुरूप उस राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स को ब्रीफ में समझते हैं। तो पहला जो आपका तत्व है वो है अग्नि तत्व। अब अग्नि तत्व की खासियत है कि ये गर्म होता है, इसमें हीट होती है, इसमें बदलाव लाने की ताकत होती है। अगर किसी भी चीज़ की आपने स्टेट को चेंज करना है, जैसे हम सब ने 10वीं के साइंस में पढ़ा होगा कि लिक्विड से गैस बनती है, जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो ये जो बदलाव, किसी भी चीज़ के स्टेट को बदलाव करने की जो ताकत है, वो अग्नि के द्वारा प्रकाश में आती है। जो अग्नि के जो गुण हैं, उसमें अगर आप उसको एक सिंबलिज़्म के रूप में देखें, तो उसमें आत्मविश्वास है, उसमें होशियारी है। अग्नि तत्व में इच्छा शक्ति की बहुत वृद्धि होती है और किसी भी चुनौतियों का सामना करना और मुश्किलों को पचा जाना या झेलने की क्षमता, वो भी अग्नि तत्व में प्रेज़ेंट होती है। हमारे खुद के शरीर में जो अग्नि है, उसका सबसे जो एक विज़िबल स्वरूप अगर आप कहें, तो वो हमारी जठर अग्नि है, डाइजेस्टिव पावर है हमारी। अब अगर हम अग्नि को चर, स्थिर और द्विस्वभाव में डिवाइड करें, तो जो चर अग्नि है, वो उसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है जैसे जंगल की आग या वन अग्नि, जो कि अगर आप जंगल में अगर एक बार आग लग जाए, तो वो कंटीन्यूअसली फैलती जाती है। जब तक जंगल में पेड़ नहीं खत्म होंगे या आप उसपे कोई मिट्टी या सैंड का प्रयोग नहीं करेंगे, जंगल की आग को बुझाया नहीं जा सकता। अब इसी का डिफरेंट डिफरेंट सिंबलिज़्म को यूज़ करके मैंने एक-एक राशि के बारे में कुछ लिखने की कोशिश की है, ताकि आप इसको याद रख सकें। तो जो वन की आग है, इससे आप समझिए जैसे कि मेष राशि है। तो मेष राशि के जातक हैं, इनमें दृढ़ संकल्प होता है, मजबूत इच्छा शक्ति होती है और डिसाइसिव नेचर के इंसान होते हैं ये। इनकी जो लाइफ़स्टाइल है बहुत एक्टिव होता है, सक्रिय जीवन शैली, घूमना-फिरना, जैसे एक जंगल की आग है, चर है, वो कभी टिक के नहीं बैठ सकती, उसको भागना ही है आगे को। इनका जो कम्युनिकेशन स्टाइल है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसे कहा जाता है, वैसा होता है। एम्बिशियस लोग होते हैं, महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, मेष राशि के जातक। और अगर इनको एक रूटीन लाइफ़स्टाइल दे दिया जाए, जिसे कि मंडेन लाइफ़स्टाइल कहा जाता है, तो बहुत जल्दी इनमें बेचैनी आ जाती है। और बहुत आसानी से इस तरह की जीवन शैली को जीते हुए ये लोग निराश भी हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कई लोग बहुत एक कॉमन कमेंट मारते हैं कि उनकी एक रूटीन लाइफ़स्टाइल है और मैं बोर हो गया।
और उनमें निराशा भर गई कि मुझे कुछ एक्साइटिंग करने को नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा गुण की प्रधानता मेष राशि के जातक में ज़रूर होती है। अगला जो तत्व है, अगला जो अग्नि का स्वरूप है वो है स्थिर अग्नि। स्थिर अग्नि जिसमें कि मूवमेंट नहीं है, जो स्थिर है, जो प्रकाशवान उसी रूप से रहेगी जैसे वो हमेशा से थी, जैसे कि सूर्य की अग्नि। अब हमें लगता है कि दिन चढ़ता है और रात होती है, लेकिन जो सूर्य हैं, ब्रह्मांड में सूर्य तो जिस तेज से अपनी अग्नि दे रहे हैं खरबों सालों से वैसे ही देते आ रहे हैं। उनकी अग्नि में कोई चेंज नहीं आया। वो तो पृथ्वी की मूवमेंट के कारण हमें कभी दिन और हमें कभी रात फ़ील होता है। वैसे ही जो सिंह राशि के जातक हैं, उनको आप ऐसे समझिए जैसे कि उसमें सूर्य की अग्नि का तत्व है। ऐसे लोग में एक सेल्फ इनिशिएटेड कॉन्फिडेंस होता है, मतलब स्वाभाविक रूप से वो लोग आत्मविश्वास से भरे मिलेंगे आपको, जोशीले होंगे, उत्साही भी होंगे। कोई भी जो उनकी पैतृक विरासत है, उन पे बहुत प्राउड फ़ील करेंगे और उससे जुड़े होंगे। हो सकता है कि अपने पैतृक विरासत से जुड़ा वो कोई काम भी करें अपने जीवन में। अधिकार प्रिय होते हैं, थोड़ा-सा उनका डोमिनेटिंग नेचर भी आप कह सकते हैं और उनके अंदर एक इच्छा होती है कि वो अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सर्ट करें, अपना प्रभाव डालें अपने आस-पास के एनवायरनमेंट पे, चाहे वो उनके घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो जिस ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हैं वहाँ का हो या गली-मोहल्ले का हो, सोसाइटी का हो। उनके अंदर एक ये इनर इंस्टिगेशन रहती है कि भी जहाँ पे भी मैं हूँ, जैसे सूर्य को सब लोग प्रकाशवान देखते हैं, वैसे मुझे देखा जाए। ईमानदारी और वफ़ादारी को बहुत महत्व देते हैं ऐसे लोग और कभी-कभी बिकॉज़ ऑफ देयर कि उनके अंदर आत्मविश्वास इतना भरा होता है, कई बार दूसरों को लग सकता है कि वो उन पे भारी पड़ रहे हैं। तो इस तरह से हम सिंह राशि के जातक को समझ सकते हैं। अब द्विस्वभाव अग्नि जैसे कि होम की अग्नि या यज्ञ की अग्नि। अब इसको हमने द्विस्वभाव अग्नि मैंने इसलिए माना बिकॉज़ आप एक यज्ञ का उपकरण पॉज़िटिव चीज़ों के लिए भी कर सकते हो या नेगेटिव चीज़ों के लिए भी कर सकते हो। वामाचार के लिए भी इसका प्रयोग होता है और अच्छी चीज़ों के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो सजिटेरियस राशि है या धनु राशि जो है, उसको आप एक तरह से यज्ञ की पावन अग्नि समझें। ऐसे लोग आशावादी होते हैं, साहसिकता उनमें बहुत होती है, जीवन के प्रति एक फिलॉसफिकल आउटलुक होता है, एक दार्शनिक दृष्टिकोण होता है ऐसे लोगों का। हमेशा इंट्रोस्पेक्शन में रहना, ऊँचा से ऊँचा ज्ञान प्राप्त करना, धर्म के कार्यों में रहना, थोड़ा स्पष्टवादी और सत्यनिष्ठ रहना मतलब कि जो सच का साथ देने वाले जो इंसान होते हैं। एक नेचुरल टेंडेंसी होती है स्पिरिचुअलिटी को लेके, आध्यात्मिकता मतलब किताबें पढ़ना, ग्रंथों का अध्ययन करना और उनके अंदर एक इंट्यूटिव पावर होती है, एक आंतरिक बुद्धि जिसे हम कहते हैं ना, उनके अंदर हमेशा ऑपरेट करती है। नए स्थानों और नए विचारों की खोज करते रहना कि भई जैसे आप कई पाएँगे अब जैसे यूट्यूब पे आपको कई ब्लॉगर्स दिखेंगे जो सिर्फ़ स्पिरिचुअल जगह की वीडियोज़ बनाते हैं और एक स्पिरिचुअल जगह से दूसरी स्पिरिचुअल जगह घूमते रहते हैं। हो सकता है कि ऐसे जो जातक हों उनके अंदर धनु राशि प्रधान हो सकता है उनकी जन्म राशि हो सकता है उनकी लगन की राशि हो या हो सकता है उनके चार्ट में बहुत से प्लैनेट धनु राशि के साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे लोगों को एक स्वतंत्रता की चाह होती है। मतलब इंडिपेंडेंट सीकिंग पर्सनैलिटीज़ होते हैं। चुनौतियों और एक नेगेटिव ट्रेट इनमें ये होता है कि बिकॉज़ ये लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भरे होते हैं और इनको इतनी वैरायटी ऑफ नॉलेज होती है, कई बार ये लोग अपने इस जीवन में आई चुनौतियाँ, जोखिमों को कम आँकते हैं और उसकी वजह से इनको कई बार परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। अगला तत्व जो है हमारा वो है पृथ्वी तत्व। अब जो पृथ्वी तत्व है वो किसी भी चीज़ की ठोस अवस्था को दिखाता है। इसके जो गुण होते हैं स्थिरता, दृढ़ता, प्रैक्टिकैलिटी, मटीरियल वर्ल्ड या अर्थ से जुड़ा होना, इवन जो हमारा अपना शरीर है इसके अंदर बहुत से सॉल्ट्स या इलेक्ट्रोलाइट्स विद्यमान हैं। वो सारे के सारे पृथ्वी तत्व को सिग्निफाई करते हैं। अगर किसी के जीवन में या किसी के चार्ट में पृथ्वी तत्व पीड़ित है, तो उसके अंदर सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ज़रूर पाई जाएगी। अब जैसे अगर आप स्थिर पृथ्वी की बात करें, तो जैसे हो गया घास का मैदान या जिसे मेडोज़ कहा जाता है, जहाँ पे आपके जो पशु होते हैं जैसे गाय, भैंस इस तरह के जो पशु हैं, आपकी जो बकरियाँ हैं, ये चरते हैं। तो इसका जो सिंबोलिज़्म है वो टॉरस राशि या वृषभ राशि के साथ किया गया है। ऐसी राशि वाले लोग स्थिरता प्रिय होते हैं, उनके जीवन में धैर्य होता है और जीवन के प्रति एक प्रैक्टिकल दृष्टिकोण बहुत रखते हैं। उनको बहुत ज़िंदगी में इच्छा होती है कि हमें एक अपना मज़बूत और सुरक्षित एक फाउंडेशन बनानी है जीवन की, जो कि मतलब इट इज़ डीप रूटेड इन मटीरियल कम्फर्ट्स।
उनके अंदर एक सौंदर्य के प्रति आकर्षित रहते हैं, लग्ज़री आइटम्स बहुत ज़्यादा लग्ज़री नहीं, लेकिन फिर भी उनको एक अच्छे डिसेंट क्वालिटी चाहिए ज़िंदगी में। वो कम में गुज़ारा करने में विश्वास नहीं रखते। कला के प्रति उनमें एक अट्रैक्शन होती है। थोड़े एक जिसे कहते हैं कि संयमित नेचर के ऐसे इंसान होते हैं, लेकिन फिर भी साथ में थोड़े-से लचीले होते हैं। जो अननेसेसरी रिस्क्स होते हैं जीवन में उनको अवॉइड करते हैं। और ऐसे लोग जो वृषभ राशि के जातक होते हैं वो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। अगर आपने कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम करवाना है, किसी से अपने घर में आपके कोई फंक्शन है आपने वो करवाना है, अगर आप वृषभ राशि के इंसान को उस चीज़ में लगाओगे तो बहुत अच्छी तरह से आपके वो रिसोर्सेज़ को ऑप्टिमाइज़ करेगा। आपका खर्चा कम खर्चे में बहुत अच्छा क्वालिटी का काम करवा के दे सकता है ऐसा इंसान आपको। अगली आती है द्विस्वभाव राशि, कन्या राशि। कन्या राशि से आप ऐसे सिंबलिज़्म समझिए जैसे कि कृषि योग्य जो उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पे आप फसलें उगाते हैं, फिर उनको काटते हैं, वहाँ पे आप आग भी लगाते हैं, ताकि जो फसलों के बाद जो तूड़ी रह जाती है उसको जलाने के लिए। अब जो ऐसे कन्या राशि के जो जातक होते हैं, जो वर्गो, इनका जो काफ़ी हद तक इनका जो फ़ोकस है वो भौतिक और सांसारिक मामलों पे रहता है। अगेन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो अर्थ जगत है, उस पे ये लोग ज़्यादा विचार करते हैं। इनके अंदर एक जो किसी चीज़ को क्रिटिक करने की या क्रिटिकल होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। मतलब किसी भी चीज़ के जिसे कहते हैं कि उसके प्लस और माइनस को निकालना, कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है इसके अंदर, बारीकी से किसी चीज़ को एनालाइज़ करना, सटीकता के साथ, ये कन्या राशि के जातक में बहुत हद तक पाई जाती है। और इसी तरह के काम अगर ये लोग करें, जैसे कि किसी चीज़ का एडिटर बनना, कोई मैनेजर बनना, जहाँ पे आपको चीज़ों को प्लस माइनस देख के उनको हमेशा अच्छा बनाना है, वहाँ पे ये लोग बहुत निपुण होते हैं। काम करने में कर्मठ होते हैं, अपने हाथों से काम बहुत अच्छा करते हैं और अपने हाथों से जिसे कहते हैं ना माइक्रो मैनेजमेंट करना, कई बार ऐसे जातक के जीवन में माइक्रो मैनेजमेंट की वृद्धि होती है। डेडिकेटेड नेचर के इंसान होते हैं, प्रसिद्धि से दूर रहते हैं। मैंने जीवन में पाया है कि जो कन्या जातक के नेटिव्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि की ललक कम होती है, लेकिन साथ ही साथ में दूसरों की सेवा करना और समाज में एक हिडन रूप से योगदान करना, उसमें ये लोग विश्वास रखते हैं। चर संज्ञा की जो हमारा पृथ्वी तत्व है, उससे आप समझिए आर्द्र भूमि, जिसे वेटलैंड्स कहा जाता है। और वेटलैंड इसलिए कि भई जो वेटलैंड्स का जो स्वरूप है, वो बदलता रहता है। बारिश पड़ी, सूखा आया, तो जो आपकी आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड्स है, इसके ऊपर जो आपकी वेजिटेशन है, वो कम-ज़्यादा होती रहती है। जो खड्डे भी बने होते हैं, वो खड्डे भी एक मिनट जरा, एक मिनट। किसी को कोई आवाज सबको आ रही है ना? एक दो लोग के मैसेज है, आवाज नहीं आ रही। वॉइस क्लियर है? आ रही है सर। अब क्लियर है? क्लियर है। किसी ने मैसेज किया? ठीक है, कंटिन्यू करो। आ रही है सर। जी सर। आ रही क्लियर। जी सर। तो जिससे जो चर राशि हो जैसे चर संज्ञा के पृथ्वी तत्व है, वो वेटलैंड से, जैसे मैंने बोला कि आप उसको समझ सकते हैं कि घटता बढ़ता रहता है। मकर राशि जो होती है, कैप्रिकॉर्न साइन, वो चर संज्ञा का पृथ्वी तत्व का राशि है। अब इन लोगों को अभी बिकॉज़ इनका जो बेस है वो प्रैक्टिकैलिटी और मटेरियल वर्ल्ड में रूटेड है, तो इनको भी अपने जीवन में एक सुरक्षित फाउंडेशन बनानी है। प्रोटेक्टिव नेचर के ऐसे इंसान होते हैं और अपने परिवार को, अपने कुनबे को खड़ा करने में ये लोग यकीन रखते हैं। जीवन के प्रति गंभीर होते हैं, थोड़े गहर गंभीर प्रकृति के हैं, शनि की राशि है, अनुशासित होते हैं। इनका जो दृष्टिकोण होता है वो बड़ा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड और बहुत ज़्यादा संभला हुआ जिसे कहते हैं। इनमें ऑब्स्टिकल्स को या बाधाओं को पार करके जाने की क्षमता बहुत अधिक होती है और अपने व्यवहार में ये लोग थोड़े रिज़र्व नेचर के होते हैं, लेकिन साथ में टॉरस राशि या वृषभ राशि और कन्या राशि के मुकाबले आप कह सकते हैं कि थोड़े से ज़्यादा भावहीन होते हैं। अपने दृष्टिकोण में थोड़े सतर्क भी होते हैं और सोच समझ के रिस्क लेते हैं। तो आप देखेंगे ये तीनों राशियों में एक प्रैक्टिकैलिटी का नेचर या एक मटेरियल वर्ल्ड पे फोकस करने का नेचर बहुत हाई होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वायु तत्व। अब जो वायु तत्व है, ये अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट तत्व है, बिकॉज़ पूरी सृष्टि के अंदर सबसे ज़्यादा जो व्यापक तत्व है, आकाश तत्व के बाद वो शायद सिर्फ़ वायु तत्व है। अब इसके अंदर गति होती है, हल्कापन होता है और कहीं भी जा सकता है और फैल सकता है। मतलब वायु तत्व एक ऐसा है कि आपने लेट्स से सर्दी के दिन है, आपने अपना डोर बंद रखा है या खिड़की का बंद रखा है, लेकिन जैसे आपने थोड़ी देर के लिए खिड़की खोली, कुछ मिनटों में ही जो बाहर की ठंडक है वो आपके पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इसको टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ के अंदर समझने में, किसी भी चीज़ के अंदर जाने में और उसे समझने में। तो इनकी जो बौद्धिक क्षमता होती है, इनके अंदर जो एक एक्टिविटी की
क्षमता होती है, क्रिएटिविटी की जो क्षमता होती है वो बहुत हाई होती है ऐसे जातकों में। अगर आप द्विस्वभाव वायु की संरचना करें तो वो जैसे कि एक संगीत का प्रभाव जैसे अगर कोई एक संगीतज्ञ मंच पे बैठा है और वो किसी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से गाना गा रहा है, तो वो आपका द्विस्वभाव वायु है। द्विस्वभाव किस लिए? बिकॉज़ वो चलते-चलते कभी पॉज़ भी लेगा, कभी गाना भी गाएगा, कभी सिर्फ़ इंस्ट्रूमेंट बजेगा, कभी सिर्फ़ वोकल्स आएँगे। तो उस तरह से आप रिलेट करके इसको समझ सकते हैं। और इसका जो सिंबलिज़्म है वो मिथुन राशि के साथ है। और मिथुन राशि अपने आप में कम्युनिकेशन की राशि मानी जाती है, तो उससे भी आप जुड़ के देख सकते हैं गायन को। ऐसे जो जातक होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, समझदार होते हैं, विचारों का खुलकर आदान-प्रदान करते हैं और हमेशा इनका जो एक माइंड है वो एक्टिव रहता है। अलग-अलग माहौल में आराम से घुल-मिल सकते हैं, बहुत अडैप्टेबल नेचर के ऐसे इंसान होते हैं और अपनी बात जहाँ पर कह के इंसान अपना जीवन यापन करता है, ऐसे क्षेत्रों में इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है। जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, लिखना, पढ़ना, कोई मार्केटिंग का कोई काम हो गया, ऐसे चीज़ों में मिथुन राशि के जातक बहुत अच्छे रहते हैं। और इनको जैसे होता है ना वो जो सोशल गैदरिंग्स का हिस्सा बनना बड़ा पसंद होता है, जहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल कन्वर्सेशन होती है। जैसे हमारे गाँव में पुराने ज़माने में वो सत होती थी या पीपल का पेड़ जहाँ गाँव के बुजुर्ग बैठे बातें करते होते थे। तो ऐसे लोगों को ऐसे गाँव की सतहों में बैठ के बातें करने में बहुत मज़ा आता है, मिथुन राशि के जातकों को। चर राशि जो होती है, इसका जो सिंबलिज़्म है आप पवन देव से मानें, पवन या प्राण। अब ये लोग भी जो होते हैं, बहुत तेज़ दिमाग, बातचीत करने की क्षमता बहुत अधिक, लेकिन साथ-साथ में ये लोग एक रिलेशनशिप को कैसे बनाना है, डिप्लोमेसी के साथ, पार्टनरशिप के साथ उन चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं और इनको रिलेशनशिप में बैलेंस पसंद है, झगड़ालू नहीं होते हैं, शांति से हर चीज़ का हल निकालना चाहते हैं। अपने सोशल सर्कल में ज़्यादातर पॉपुलर पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति और अच्छे रिश्ते बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन इनमें एक नेगेटिव क्वालिटी होती है कि कई बारी बहुत ज़्यादा बैलेंस ज़िंदगी में बनाने के चक्कर में या रिश्तों के अंदर बैलेंस बनाने के चक्कर में ना इधर के ना उधर के बीच में रह जाते हैं। तो कई बारी उस चीज़ के कारण ये लोग लोगों पे ज़्यादा निर्भर भी हो जाते हैं। इनको जैसे कि डिसाइसिव फैसले लेने में इनको दिक्कत भी आती है और उस चीज़ के कारण ये लोग ज़िंदगी में कई बारी दूसरे लोगों पे अपनी इमोशनल सपोर्ट के लिए निर्भर भी हो जाते हैं। स्थिर वायु जो है, वो ऐसी वायु है कि जब आपने प्राणायाम में जब कुंभक प्राणायाम किया जाता है, तो आप अपनी वायु को अपनी बॉडी में रोकते हो, स्थिर हो जाती है आपके शरीर में वायु। तो आप उसका सिंबलिज़्म कुंभ राशि से बना सकते हो। तब जो कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके अंदर एनालिटिकल माइंड बहुत ज़्यादा हाई होता है। ज्ञान और तरक्की के लिए इनमें प्यार होता है, आगे सोचने की क्षमता, एक इनोवेटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं। लेकिन स्थिरता के साथ मतलब स्थिर भी होते हैं लेकिन आगे भी बढ़ते हैं। वायु का स्वभाव आगे बढ़ना है, फैलना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करने वाले लोग। प्रैक्टिकल तरीके से चुनौतियों का सामना करते हैं, अपनी आज़ादी को, अपने इंडिपेंडेंट ख़्याल को ये लोग बहुत महत्व देते हैं। अक्सर जो बने-बनाए नियम हैं, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, उस पे ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं। लेकिन साथ ही साथ में इनका जो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड है, एक टेक्नोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड है, वो बहुत हाई होता है। और थोड़े से इमोशनली अलूफ रहते हैं। बाकी के जैसे अब आपने तीनों बाकी के जो आपने दोनों राशियाँ देखी, जैसे मिथुन राशि को बहुत अच्छा लगता है बातें करना। जो तुला राशि है, ये भी बातें करती है लेकिन बैलेंस बना के। लेकिन कुंभ राशि के जो जातक हैं, वो थोड़े से इमोशनली अलूफ रहना पसंद करते हैं बिकॉज़ एक इंट्रोस्पेक्टिव राशि है। आखिरी जो हमारा तत्व है, वो है जल तत्व। अब जल का मतलब है लिक्विड होना। इसका जो गुण है, वो है तरलता और उससे आप अभिप्राय बना सकते हैं दया, कोमलता, लचीलापन, ठंडक, स्मरण शक्ति, ममता और करुणा। इस तरह के गुण जैसे कि जल में जो पाए जाते हैं, उसको आप अपना सकते हैं राशि को समझने के लिए। अब चर जल कैसा होता है? जैसे नदी का जल। ये कर्क राशि से संबंध रखता है कि ये लोग ऐसे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सहज होते हैं, आस-पास के लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं। दूसरों की एक नेचुरल केयर गिवर राशि है। लोगों का ख़्याल रखना, उनकी देखभाल करना इनको बहुत पसंद होता है। प्यार भरा माहौल बनाना, बहुत सुकून मिलता है इनको और एक लॉयल और भरोसेमंद व्यक्ति होता है एक ऐसा। अपने रिश्ते और अपने रिश्तेदारी में बहुत इमोशनल कनेक्ट बनाने में ये लोग यकीन रखते हैं। और कोई भी जो आर्टिस्टिक फ़ील्ड है, जहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी या आपकी स्मरण शक्ति का बहुत उपयोग है, जैसे कि राइटिंग का फ़ील्ड हो गया या कोई भी ऐसे आर्टिस्टिक फ़ील्ड, उसमें ये लोग काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं और उनकी कल्पना क्षमता काफ़ी हाई होती है। इसके साथ अगर आप स्थिर जल को देखें, जैसे कि दलदल या कीचड़ का जल, जो कि इतना मूव नहीं करता, उसका संबंध आप वृश्चिक राशि के से मान सकते हैं। अब ये लोग भी
इनका क्योंकि जल तत्व है तो इनको दिमाग तो इनका भी तेज है, लेकिन ये स्थिर जल है, पक्के इरादे वाला जल है और गहरी होती है। जैसे कि जो कीचड़ होता है या दलदल होती है, बहुत गहरी होती है, तो ये राशि भी बहुत गहरी है अपने आप में, बहुत सेंसिटिव राशि है, नेचुरली सीक्रेटिव राशि है। अब जो दलदल है वो थोड़ी दूर दराज के एरियाज में होता है, छुपा होता है, वैसे ही ये सीक्रेटिव राशि है। अपने विचारों और भावनाओं को जल्दी लोग ये बताते नहीं है, लेकिन इनके जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, जो शायद किसी और राशि में नहीं है, वो है परिवर्तन और पुनर्जन्म का। ऐसे इंसान अपने आप को ज़िंदगी में कभी भी रीइन्वेंट कर सकते हैं। स्पेशली जब जिसे कहते हैं ना कि जब ज़िंदगी आपको, एक इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स यू मेक लेमनेड आउट ऑफ इट। तो ऐसे जो जातक हैं, वो अपने जीवन में मुश्किल परिस्थिति से फ़ायदा उठा के अपने आप में परिवर्तन करके एक तरह से अपना पुनर्जन्म करने में सक्षम होते हैं। और इनमें जो है पर एक नेगेटिव ट्रेट है, कई बार थोड़े पॉसेसिव भी हो जाते हैं। जैसे अब जो कीचड़ है वो चीज़ों को पकड़ के रखती है, अंदर खींच लेती है। तो इन लोगों में थोड़ी-सी पॉसेसिवनेस की भावना अधिक होती है। अब जो द्विस्वभाव जल तत्व है, आप उसको ऐसे समझिए जैसे महासागर या ओशियन। मीन राशि आपके ओशियन को दिखाती है या महासागर को दिखाती है। अब इनमें एक गहरी हमदर्दी और दया की भावना होती है। स्वाभाविक रूप से दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा ऐसे फ़ील्ड जिसमें लोगों की देखभाल करनी, काउंसलिंग करनी या और साथ ही साथ में जिसमें रहस्यमयी और गूढ़ विषय भी शामिल हैं, ऐसी चीज़ों में आपको मीन राशि के जातक बहुत ऊँचाइयों पे जाते दिखेंगे। इनके अंदर भी लोगों क थोड़ा-थोड़ा ये बिकॉज़ महासागर है, महासागर अपने आप को ज जो ओशियन की जो ऊपर का पार्ट होता है, वो बहुत उसमें वेव्स रहती हैं। लेकिन जैसे ही आप ओशियन के डेप्थ में चले जाते हैं, वहाँ वेव्स बिल्कुल गायब हो जाती हैं। तो वैसे ही ऐसे जो जातक होते हैं, इनके अंदर कई बार बहुत इनके मन के अंदर उतार-चढ़ाव भी आते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब ये बिल्कुल स्थिर स्वभाव के हो जाते हैं। इसलिए इनको द्विस्वभाव की संज्ञा दी गई है। इमोशनल ओवरलोड भी हो जाता है कई बारी और इमोशनली अंडरलोड भी हो जाता है उनके जीवन में कई बार। अब जो संगीत, पेंटिंग, लेखन, कविता इस तरह के जो कलात्मक क्षेत्र हैं उसमें ये मीन जातक जो होते हैं बहुत सक्सेस इनको मिलती है जीवन में। अब जाते-जाते थोड़ी-सी कुछ बात कि जैसे अभी हमने राशि देखी और इनके तत्व देखे, अब इसको आप प्रेडिक्शन में कैसे उपयोग कर सकते हैं आज से? कोई भी जो राशि होती है, वो एक भाव, जैसे हमने बात की, वो एक भाव और उस प्लैनेट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसमें ऐड करती है। जैसे हर राशि की एक संज्ञा है, वैसे ही हमारे ऋषि-मुनि ने हर प्लैनेट को भी एक तत्व की संज्ञा दी है। अब जैसे जो अग्नि तत्व के जो ग्रह हैं, मंगल, सूर्य, केतु अग्नि तत्व के माने जाते हैं। शनि और राहु हवा या वायु के माने जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र जो है वो पानी तत्व के ग्रह हैं या जल तत्व के हैं। बुध जो है वो पृथ्वी तत्व का है और जो आकाश तत्व का जो ग्रह है वो बृहस्पति माना जाता है। अब जैसे ही अगर आप देखें कि जब अगर आप हवा और अग्नि को आपस में मिक्स करेंगे तो कंबशन होगा। हवा और पानी अगर आप आपस में मिक्स होंगे तो वो वाटर वेपर्स बनेंगे। अगर आप पृथ्वी और एयर और अर्थ मतलब कि हवा और पृथ्वी को अगर आप मिलाते हैं तो रेत बन जाती है। अग्नि और पृथ्वी को आपस में मिलाएँगे तो लावा या राख बन जाता है। अग्नि और पानी को अगर आप मिलाएँगे तो इवेपोरेशन हो जाती है। और अगर आप पृथ्वी और पानी को मिलाएँगे तो उपजाऊपन आता है पृथ्वी में, वनस्पति की वृद्धि होती है। तो इस तरह से जैसे 2 तत्वों को हम आपस में मिलाते हैं और उसके कारण हम फिज़िकल रूप में एक रिएक्शन देखते हैं। अगर आपका जो एक प्लैनेट एक तत्व का है और आपकी राशि दूसरे तत्व की है, जब वो आपस में मिलेंगे तो एक रिएक्शन क्रिएट होगा। ये बहुत स्थूल रूप से समझने की बात है। ज्योतिष में बहुत डीप में हम लोग जाते हैं, हम ज्योतिष प्रवीण में जो आपको सब्जेक्ट्स सिखाए जाएँगे, आप इससे बहुत ज़्यादा डीप में प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। लेकिन एक अगर मैं कहूँ कि इस आधे घंटे के लेक्चर में आप क्या घर लेके जाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं कि जैसे 2 तत्व आपस में एक साथ आएँगे, उनका क्या रिएक्शन होगा, वैसे ही एक रिएक्शन एक ग्रह के एक राशि में बैठने के कारण हो सकता है। अब जैसे अगर एक ही तत्व की पुनरावृत्ति हो जाए कि जल तत्व का ग्रह जल राशि में बैठ जाए, तो आरामदायक स्थिति तो है, लेकिन टू मच ऑफ एक्सेस ऑफ समथिंग कैन बी बैड समटाइम्स। तो वो कई बार नेगेटिव भी हो सकता है। अब मैंने आपसे जाते-जाते शुरुआत में क्वेश्चन पूछा था कि आकाश तत्व कहाँ है? तो आकाश तत्व एक्चुअली सभी राशियों में विद्यमान है। 12 की 12 राशियों को एक कुंडली में जो जोड़े रखने का काम है, वो आकाश तत्व करता है। बिकॉज़ आप ज़िंदगी में या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ़ वैक्यूम में विदाउट स्पेस एक्ज़िस्ट कर सके।
तो वो जो स्पेस को सिग्निफाई करता है आकाश तत्व, तो आपकी 12 की 12 राशियों में आकाश तत्व विद्यमान है जो उनको जोड़ के रखता है, और इसका एक मैनिफेस्टेड स्वरूप है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। उसको जैसे हम कहते भी हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें गुरु वर्ड आता है, बृहस्पति से जुड़ा हुआ। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आकाश तत्व का एक प्रकट रूप है। और ऐसी काफ़ी और आप इंटरेस्टिंग बातें इस ज्योतिष के कोर्स में सीखेंगे। लास्ट मेरी ये स्लाइड है, और ये मैंने कुछ ये ज्योतिष प्रवीण से इतनी रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट एज अ स्टूडेंट, जैसे सर ने बोला कि मैं भी इस चैप्टर का स्टूडेंट था, और आप भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हो, तो एक 2-3 बातें आपसे एक एज अ स्टूडेंट टू स्टूडेंट अगर मैं कहूँ तो, ज्योतिष प्रवीण का जो यहाँ पे आईकास रोहिणी में जो कोर्स चलाया जाता है, मेरे जितना मैंने पब्लिकली स्कैन किया है, एस्ट्रोलॉजी के करिकुलम में शायद सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। इसकी जो डेजिग्नेशन है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे मैं कनाडा में बैठा हूँ, कनाडा में भी, यूएस में भी, यूके में भी लोग आईकास को जानते हैं। बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, एस्ट्रोनॉमी, मंडेन, ताजिका शास्त्र, जो कि आम तौर पे ज्योतिष के प्रोग्राम्स में कवर नहीं किए जाते, और लेकिन उनकी सिग्निफिकेंस बहुत हाई है फलित के दृष्टिकोण से। और ज्योतिष प्रवीण के इस ऐसे कोर्स में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स एक छत के नीचे मिलते हैं। यहाँ पे जो हमारे क्लासिकल टेक्स्ट हैं, जैसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र हो गए, पुराण हो गए, वेद हो गए, इनसे भी इंफॉर्मेशन निकाल के दी जाती है, और ये आपकी प्रेडिक्टिव बेस को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं। हमारी हर क्लास में डिटेल कैलकुलेशन पे फोकस किया जाता है, और प्रेडिक्टिव केस स्टडीज भी साथ साथ में करवाई जाती हैं। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी बताई और घर चले गए। एक्चुअल में एक चार्ट पे उन सूत्रों को कैसे लगाना, अपने हाथों से कुंडली कैसे बनाना, ये शायद मैंने और कहीं होते हुए नहीं देखा, लेकिन आईकास के इस ज्योतिष प्रवीण के कोर्स में बहुत सुंदर रूप से सिखाया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे इस लगी एज अ स्टूडेंट, वो ये था कि मैं सिर्फ एक अध्यापक से नहीं सीख रहा था। हमारे पास अगर 5 या 6 सब्जेक्ट थे, तो ये 5 या 6 गुरुजन हमें पढ़ा रहे थे, और आपको हर गुरु से उसका एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नॉलेज एक चीज़ है, लेकिन दृष्टिकोण एक अलग चीज़ है। तो जब आप डिफरेंट लोगों से बात करते हैं, डिफरेंट गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो आपके अंदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आपको मिलते हैं। और साथ ही साथ में आपकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, आईकास रोहिणी की जो स्टूडेंट कम्युनिटी है, वो बहुत एक्टिव है। व्हाट्सएप पे काफ़ी ग्रुप्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, सैंपल चार्ट्स के बारे में डिस्कशंस होता है, और निरंतर एवरीडे कोई ना कोई ज्ञान की बात उस पे बताई जाती है इन ग्रुप्स पे। तो उस चीज़ों से आप काफ़ी कुछ सीखते हैं पैसिव रूप में। और ज्योतिष प्रवीण के बाद एक पूरा एक सिस्टम है। जैसे ज्योतिष प्रवीण करेंगे, फिर आप ज्योतिष विशारद कर सकते हैं, फिर आप पोस्ट विशारद कर सकते हैं, फिर आप ज्योतिष भूषण कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक वन कोर्स फंडा नहीं है कि एक कोर्स किया और आपको छोड़ दिया। आपकी जो ज्योतिष की यात्रा है, और ज्योतिष एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाला है, और आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन का कारक भी बनेगा। तो इसकी एक कंटिन्यूटी आईकास आपको प्रदान करता है कि आप ज्योतिष प्रवीणा से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, लेकिन फिर आप ज्योतिष विशारद पे जाते हो, पोस्ट विशारद करते हो, फिर ज्योतिष भूषण तक जाते हो। तो इस पूरी जर्नी में आईकास आपको बहुत सहायता देता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जो ज्योतिष प्रवीणा का जो कोर्स है, वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और कंप्लीट कोर्स है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। सर, आपके पास कंट्रोल। सर, आप म्यूट हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद जयकुरपल जी, आपने बहुत ही शानदार ढंग से विषय को तो रखा ही, आईकास का परिचय भी आपने बहुत सुंदर दिया, मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया। 2 बातें जो आपने नहीं कही वो मैं जोड़ देता हूँ। एक, आईकास मंडेन, मैथ, एस्ट्रोनॉमी के अलावा ज्योतिष को आध्यात्म से भी जोड़ता है। हम पहले दिन की पहली क्लास से ही आपको वेद, रामचरितमानस और गीता के उदाहरणों के साथ इसको शुरू करते हैं। कर्म सिद्धांत का क्या संबंध है, इस पर बात करते हैं। ज्योतिष सीखने के बाद केवल कुछ बहा दो, कुछ गाड़ दो, कुछ परिक्रमा कर लो, यहाँ नहीं छोड़ते, इसको अध्यात्म के साथ जोड़ करके आपके जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। हम यह गारंटी नहीं करते कि हम 6 महीने में या 1 साल में आपको एक पक्का ज्योतिषी बना देंगे, लेकिन ये वायदा पक्का करते हैं कि कुछ वर्ष यदि आपने हमारे साथ बिता दिए, तो आपका जीवन 100%
प्रतिशत बदल जाएगा। आपका नजरिया जीवन को देखने का बदल जाएगा और आप दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर पाएंगे। दूसरा जो रह गया था वो ये है कि जाइकास एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर काम करती है। यहाँ जितने भी अध्यापक हैं सब निःशुल्क सेवा करते हैं। जो ये कनाडा से बैठे हुए हैं, मतलब दिन के समय रात और रात के समय दिन, ये भी वहाँ से निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। और हमारे जो 15 साथी हैं वो सब और आप लोग जो आज सीख रहे हो, ये मैं वर्षों से कहता आ रहा हूँ और ये होता भी है। जो सीख रहे हो कल हमारे स्थान पर बैठ कर क्लास ले रहे होगे, क्योंकि हम सब भी पहले कभी इधर ही बैठे थे, आज उधर आ गए तो आप भी उधर आ जाओगे। ये कामना करता हूँ सही जगह पर आ गए हो। तीसरा कहना चाहूँगा कि आपने ज्योतिष का चुनाव नहीं करना होता। ये ऐसी विद्या है, देवीय विद्या है। इसको ज्योतिष कहा गया ना, ज्योति का ज्ञान, प्रकाश की ओर ले जाने वाला। तो ये ज्योतिष विद्या भी आपका चुनाव करती है। ऐसा कई बार होता है, लोग डेमो क्लासेस लेते हैं, घंटा घंटा फोन पे बात करते हैं, फिर कुछ नहीं होता और कोई बात भी नहीं करता, केवल वो हमारा वो ब्रोशर पढ़ता है और उसके बाद फीस डिपॉजिट कर देता है, क्योंकि फीस कोई ज़्यादा है ही नहीं। तो ये विद्या भी आपका चुनाव करती है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो यदि आपकी किस्मत में होगा अष्टम भाव आपका जागृत हुआ होगा तो अवश्य आप इससे जुड़ जाएंगे। एक बात और, अभी आज जय कोरपल जी ने पंच महाभूत तत्वों पर बात की, अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश। इसको राशियों में कैसे बांटा, ग्रहों के क्या साथ क्या संबंध है, इस पर संक्षेप में चर्चा की। इस बात को विस्तार पूर्वक क्लासेस में पढ़ेंगे। इससे पहले हरि जी ने हस्तरेखा की बात की थी, तो मैं जो चीज़ रह गई थी उसको ऐड कर रहा हूँ तत्वों के साथ। ये जो 5 उंगली है ना हाथ की, ये 5 तत्वों से भी जुड़ी हुई है। ये अग्नि पृथ्वी वायु और जल और आकाश, पांचों तत्व इस 5 उंगलियों के साथ जुड़ी हुई है। अंगूठा, जिस पर आज विशेष चर्चा की कोण की, मैं भी चेक कर रहा था, तो शुक्र है भगवान का कि मेरा 90 डिग्री तो है ही तो ये अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व का परिचायक है, अग्नि तत्व बताता है। तर्जनी हमारी जो इंडेक्स फिंगर है ये वायु तत्व की बात करती है, और आकाश तत्व की बात जैसा कि इन्होंने कहा था बृहस्पति अंत में इसको राज बना के रखा। तो जो मिडिल फिंगर आपकी आकाश तत्व है। अनामिका जिसमें ये जो सबसे छोटी लिटिल फिंगर के साथ वाली फिंगर है, ये पृथ्वी तत्व की बात करती है, और ये छोटी उंगली कृष्का जल तत्व की। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, इस प्रकार ये 5 तत्व इसमें है। तो हमारे गुरुजी एक बात कहा करते हैं कि जब भी किसी की बृहस्पति की महादशा आती है या बृहस्पति योग कारक होता है या बृहस्पति को स्ट्रांग करना होता है, तो लोग पुखराज को इस उंगली में बना देते हैं। और इस उंगली का तत्व क्या है? वायु, वायु तत्व की उंगली है। लेकिन बृहस्पति योग की आकाश तत्व से संबंधित है, तो आकाश तत्व तो ये बीच वाली फिंगर है। विचार करना पड़ेगा कि कितना ठीक है, क्योंकि अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि पुखराज पहना 3 साल हो गए, 2 साल हो गए, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो इन बातों पर विचार करना, मैं किसी पत्थर को बेचने का या रिकमेंड करने का काम नहीं कर रहा, ना ही हमारा ये विषय है। हम यहाँ ज्योतिष पढ़ाते हैं, स्टोन्स या हीरे नहीं बेचते। लेकिन जो लोग पहनते और पहनाते हैं उनको इन तत्वों पर भी विचार अवश्य करना चाहिए कि कौन सा तत्व कहाँ पर है, उस तत्व को हम बैलेंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, किस तत्व को बढ़ा रहे हैं। क्योंकि किसी भी तत्व को बढ़ाने, या ये 5 तत्व हमारे शरीर में भी है। अभी जब कोरबल जी ने कहा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, ये 5 तत्व ब्रह्मांड में भी मौजूद है। कभी अवसर मिला तो इस पर चर्चा करूंगा कि कैसे ब्रह्मांड में है, कैसे हमारे शरीर में है, कैसे प्रकृति में है, ज्योतिष में है, वास्तु में है और हस्तरेखा में भी है। ये 5 तत्व कहाँ छाए हुए हैं, और फिर इन तत्वों का आध्यात्म के साथ क्या संबंध है। मुझे सौभाग्य मिला है हमारे गुरुदेव श्री गुरुजी A.B. शुक्ला जी की क्लासेस में जय कोरपल जी भी हैं, आप भी हैं वहाँ पर। तो यहाँ अवसर हमें मिला है इन तत्वों को गहराई से समझने का और जीवन में उतारने का। तो मैं आशा करता हूँ कि आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और भविष्य में
जो आनंद आनंद नहीं, मैं तो परमानंद कहूँगा, क्योंकि जब आप किसी का मार्गदर्शन करते हैं ना, कोई मुसीबत में है, उसको दूर कर पाते हैं, तो एक आनंद नहीं, परमानंद की प्राप्ति होती है। जो लोग करते हैं उनको मालूम है। यह आभास भी आपको हो, ऐसी कामना करता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आप सभी के प्रश्न, चाहे वो हस्तरेखा से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, या चैप्टर पे एडमिशन से संबंधित कोई भी प्रश्न आप पूछिए। हैंड रेज कीजिए, नाम पुकारेंगे तब आना एक साथ, कृपया मत बोलिए। हैंड रेज कीजिए और प्रश्न पूछिए। प्रशांत, सबसे पहला प्रश्न प्रशांत जी का है। जी प्रशांत जी बोलिए। प्रशांत जी सर अपने आप को, प्रणाम। हाँ जी जी। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हस्तरेखा वाली क्लास कब होगी, किस दिन होगी, कितने बजे से होगी और कौन लेगा क्लास? हस्तरेखा की क्लास ऑफलाइन संडे को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होती है, और श्री सीपी शर्मा जी इस क्लास को लिया करते हैं। ऑनलाइन क्लास किरण बाला मैडम लेती हैं। यह थर्सडे या फ्राइडे को होती है, शाम को 5-6 बजे। तो वीक डेज में नहीं रहेगी ये, फ्राइडे या थर्सडे को रहेगी। और तीसरा टीचर अभी आपने दर्शन किए हनी जी के, तो ये भी कभी कभी पढ़ाया करेंगे हस्ते का। जी सर, जी थैंक यू सर। जी। और कोई प्रश्न? चलिए, मुझे लगता है कोई प्रश्न नहीं है, तो प्रश्न ना सर, होने के। जी थर्सडे जी ये जी। थर्सडे होगी या फ्राइडे होगी? फ्राइडे को हमारी दूसरी क्लास भी है सर, फ्राइडे को कौन सी इसलिए। क्लास है जी आपकी? चारी सर की? हाँ, उससे अलग हाँ, रखेंगे जी, उससे अलग रखेंगे, वो उससे अलग 5:30 से रखेंगे। 5:30। हाँ, कोई बात नहीं, थर्सडे को कर लेंगे जी। ये हम, क्योंकि हमने अच्छा, एक दिन करनी होती है हस्तरेखा प्रवीण और एक दिन हस्तरेखा विशारद, तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं। वो देखिए, इसको जिन जो लोगों है के एडमिशन एग्जाम कंफर्म कैसे होंगे, इसका एक एग्जाम मिनट कैसे होता है सर? बता रहा हूँ जी। जिन लोगों के एडमिशन कंफर्म होंगे उनके साथ डिस्कस करके हम दिन और समय का निर्धारण हस्तरेखा के मामले में कर सकते हैं। ज्योतिष की क्लासेस में हम कंप्रोमाइज नहीं कर पाते, मगर इन कक्षाओं के लिए हम बात करके सेट कर लेंगे। जहाँ तक परीक्षा की बात है, आईकास में केवल और केवल ऑफलाइन एग्जाम ही होते हैं। आपके घर के जो नज़दीकी केंद्र होगा वहाँ पर आप परीक्षा देंगे, और यदि आपके रजिस्टर्ड एड्रेस से 50 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी चैप्टर नहीं है, तब आप ऑनलाइन देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन परीक्षा बंद हो चुकी है। आप कहाँ रहते हैं? किनका प्रश्न था ये? मेरा 50 से ज्यादा है सर, कहाँ रहते हैं आप? मुजफ्फरनगर। 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 तो मेरठ में है ना जी? नहीं, मेरठ 50 से ज्यादा पड़ता। फिर कोई दिक्कत नहीं जी, ऑनलाइन हो जाएगा। फिर अगर 50 किलोमीटर से दूर है, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन परीक्षा आप दे सकेंगे। इस बार भी अदरवाइज हो ऑनलाइन ही जाएगी, दिया था। जो एलिजिबल होगा अच्छा। उसकी हो जाएगी। आमतौर पर परीक्षा ऑफलाइन ही होगी। अगला प्रश्न है उर्वशी कुमार। ओके। और सर मेरे को पूछना था विशारद का टाइम और वो क्या है डेज। विशारद आप क्यों पूछ रहे हो? हम तो विशारद का एडमिशन तो नहीं कर रहे। पहले प्रवीण करना होता है, उसके बाद विशारद होता है जी। आप प्रवीण कर चुके हैं? ठीक है सर। हाँ आप जी। प्रवीण कर चुके हैं? आप ज्योतिष हाँ प्रवीण कर जी। चुके हैं? हाँ जी सर, करा हुआ है। कहाँ से किया? आई का से। ज्योतिष प्रवीण या हस्तरेखा? आई। उर्वशी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। उर्वशी जी आप म्यूट हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को ये पूछना था कि मैंने आईका से किया हुआ है ये वाला जी परवीन। ठीक है। तो ज्योतिष तो अभी विशारद की विशारद कक्षाएं, का। हाँ, शनिवार ऑनलाइन क्लासेस शनिवार और रविवार शाम को 6 से 8 बजे तक, और ऑफलाइन क्लासेस रविवार को सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रहती है। सिंगल डे रहेगा। आप कहाँ संडे। रहती हैं, कैसे आएंगी तब बताऊंगा आपको। सर मैं सेक्टर 25 में रहती हूँ, रोहिणी। हाँ, तो रविवार को 10 बजे से 2 बजे तक, सेक्टर 7 रोहिणी में। ठीक है ओके, जी। थैंक यू। ओके जी। नेक्स्ट है श्री राठौर जी, GD राठौर। सर राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ज्योतिष प्रवीण में एडमिशन लेना सर मेरे को, जी
तो सर ये ऑनलाइन ही ले पाऊंगा, मैं तो बाहर रहता हूँ राजस्थान में। हाँ तो ऑनलाइन कीजिए ना, ऑनलाइन फर्स्ट क्लास हो जाएगा। जैसे अभी ये ये सर। आपको जय सर ने पढ़ाया, ऐसे सभी जी क्लासेस सर। होती है हमारी, जी सर, ये कब प्रेजेंटेशन रहेंगे भी। सर, ये टाइमिंग क्या रहेगी शाम वीकली? को 6 बजे से लेके 8 बजे तक शनिवार को, जी सर। और 6 बजे से लेके 8 बजे तक रविवार को, 2 दिन रहेगी। तो ठीक है सर, आप फीस मुझे वगैरह सर? फीस, इसकी पहले सेमेस्टर की फीस 8,000 रुपये है, और दूसरे सेमेस्टर की फीस 6,000 रुपये है, वो 6 महीने बाद देनी है। फिलहाल आप 8,000 रुपये देंगे। आपको आपका आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एजुकेशन सर्टिफिकेट और स्कैन सिग्नेचर ये अपलोड करने होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप पर एक बार अपना नाम लिख करके भेजिए, मैं आपको पूरी डिटेल पर्सनल पर भेज देता हूँ। ठीक है जी। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। और कोई प्रश्न? हो गया, चलिए। आई अब थिंक मैं सर भी चैट पे चैट जी, में भी 2 क्वेश्चंस है। ओके, पढ़िए जी। उसमें ये जय लिखा कि कुरपल जी, भाई आप गुरुदेव एक विषय पूछना था कि ज्योतिष की क्लास में थ्योरी भी सिखाई जाएगी क्या, मिस्टर वासुदेव शर्मा। अच्छा, वासुदेव शर्मा जी, थ्योरी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल दोनों, देकर। अभी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे जी। पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर उसको एग्जाम्पल पर लगा करके बताया जाता है। अभी जय कुरपल जी ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, तो केवल थ्योरी से तो बात बनती नहीं है जी। चार्ट भी दिखानी पड़ेंगे ना, कि कहाँ मंगल है, कहाँ शुक्र है, कौन सा योग कैसे बना। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट क्या लिखा है जी? नेक्स्ट है, जिस दिन जो टॉपिक होगा उसका एग्जाम्पल होगा, कितने डिफरेंट तरीके से एग्जाम्पल देते कम हैं। से कम, कम से कम एक एग्जाम्पल अवश्य दिया जाएगा जी। अंजलि सिंह जी को टाइप कर रही है। अंजलि जी, अंजलि सिंह। सर पोस्ट विशारद में क्या होता है, कुछ बता सकते हैं? मुझे आइडिया ही नहीं है क्या, मतलब क्योंकि जी। इससे पूछा प्रशांत जी ने। अच्छा, अंजलि जी का क्वेश्चन क्या है? दोनों को दे रहा हूँ जी जवाब। दायां हाथ देखते हैं बायां। ओके फीमेल। ओके ओके। देखो, अभी आपने शायद मिस किया कि इन्होंने बताया था कि महिला हो या पुरुष, दोनों के मामले में जो आपका एक्टिव हैंड है, जिस हाथ से आप अधिकतर कार्य करते हैं, उस हाथ को देखा जाना चाहिए। मगर दूसरा जो दूसरा हाथ है उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, दोनों हाथों को साथ में देखना चाहिए। महिला और पुरुष का इसमें सवाल नहीं है। महिला की बात बाएं हाथ की तब हुआ करती थी जब महिला केवल घर का चूल्हा चौका संभालती थी। अब तो महिला पुरुष के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रही है। वक्त के हिसाब, देश काल पात्र के हिसाब से बदलना होगा। महिलाओं को भी पुरुष के तुल्य ही समझ कर चलना होगा। दाएं हाथ ही देखिए, और बाएं को भी इग्नोर मत कीजिए। एग्जाम के लिए किसने पूछा? एक मिनट। हाँ, पोस्ट विशारद पूछा किसी ने। पोस्ट विशारद क्लासेस जब आप ज्योतिष का कोर्स पूरा कर लेते हो, 1 साल ज्योतिष पुरीन, दूसरा साल ज्योतिष विशारद, उसके बाद जो रिसर्च क्लासेज होती है, आप मान लीजिए मैरिज पर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, या प्रोफेशन पर करना चाहते हो, या प्रोजनी पर करना चाहते हो, तो ऐसी विषयों के लिए विस्तार से एक विषय चुनकर उस पर हमारे जो सीनियर गुरुजन हैं, वरिष्ठ गुरुजन है, वो क्लासेस लिया करते हैं। उसको पोस्ट विशारद बोला गया है। तो ये तो पोस्ट विशारद मैं तो आज तक पढ़ रहा हूँ जी। ये कभी खत्म नहीं होती जी। कौन बोल रहा है? डॉक्टर लक्ष्मी का क्या क्वेश्चन है? डॉक्टर लक्ष्मी, आप बोलिए, क्या पूछा आपने? मेरे को पैसे भेजे इन्होंने क्या? व्हाट्सएप पर पूछा है इन्होंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पामिस्ट्री ऑनलाइन एग्जाम है, ओके। कोई की, ओके ओके। लक्ष्मी जी, आप इंडियन स्टूडेंट है ना? देखिए, ऑनलाइन एग्जाम के लिए पूछा इन्होंने, तो मैं दोहरा देता हूँ। आईकास में अब ऑफलाइन एग्जाम ही होते हैं। जो लोग ऐसे स्थान पर रहते हैं, उनका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है ऐसी जगह पर है जहाँ से 50 किलोमीटर के रेडियस में आईकास का कोई सेंटर नहीं है, वहाँ आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। या जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो भी ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, मगर उसका
विदेशी स्टूडेंट्स के लिए फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, उसकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। आप पर्सनल पर मुझसे पूछिए, मैं आपको वो फीस स्ट्रक्चर भिजवा दूंगा, या आप आईकास की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके वहाँ पर भी ये फीस देख सकते हैं कि वहाँ एग्जामिनेशन फीस या मेंबरशिप फीस कितनी है। उम्मीद है मैं आपका उत्तर दे पाया हूँ डॉक्टर लक्ष्मी रमन। किसका माइक ऑन है सर? इनको बंद कर दो जी। भावेश जी अपने को आपको बंद करो भाई। हाँ जी बताइए, किसी और का प्रश्न कोई? सर एक क्वेश्चन चैट में आया सर कि हाँ जी बोलिए। आईकास बुक्स भी प्रोवाइड करता है क्या? माधवी जी का क्वेश्चन है। नहीं नहीं, आईकास रूपाली जी का, सॉरी। बुक्स प्रोवाइड नहीं करता। हम लिस्ट ऑफ बुक्स दे देंगे आपको, वो आपको मार्केट से परचेज करनी होंगी, लेकिन जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो अपने नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में देते हैं,